हेलो फ्रेंड, CGPS से हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगातार हम आपको एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां और हमारा है सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। सामाजिक अध्ययन बोले तो आपका शिक्षक भर्ती में आपका आएगा 20 नंबर में और 10 नंबर सामान्य ज्ञान करके ये टोटल 30 नंबर का वेटेज रहता है। और आपका CGTET की बात करें तो इसमें 60 नंबर सीधा सीधा डायरेक्ट सामाजिक अध्ययन वालों का 60 नंबर का कवर करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसीलिए इसको हमारे लोग का जो मेन बैच है शिक्षक सहायक शिक्षक बैच स्पेशल टारगेट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बैच एकदम डिटेल से कवर करें। लगभग 12 टेस्ट हो चुके हैं, 12 डिवाइड हो चुके हैं अभी तक के, और आज लगभग उसके कुछ टेस्ट डले होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलेगा तो शुरू करते हैं। आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सामाजिक अध्ययन का दूसरा। आपको जैसा कि बता दिया मैं, शिक्षक के लिए आपका 30 नंबर, 20 धन 10 नंबर, सामान्य ज्ञान 10 नंबर और सामाजिक अध्ययन 20 नंबर। CGTET के लिए 60 नंबर के लिए हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, CTET के लिए भी उतना ही 60 नंबर को इंपॉर्टेंट है, तो CTET वाले भी देख सकते हैं। पूरा कवर करेंगे हम लोग, जैसा लेवल में आता है उसी लेवल में। ठीक है, एक पैटर्न के अनुसार ही कवर करेंगे। जैसे ही 91 से स्टार्ट होता है तो हम लोग 91 से ही आपको करवाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का दिमाग सेट रहे। चलेगा, स्टार्ट करेंगे। एक बार लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा और अंतिम तो बने रहिएगा। और लगातार आप लोग को छोड़ना नहीं है, एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आपको सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक है, और जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज भी बैच से जुड़ जाइएगा। आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं वो दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी दिन से आप जुड़ेंगे तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक कि चलेगा शिक्षक भर्ती तक। ठीक है, तो ये नहीं सोचते हैं कि मैं लेट में देख रहा हूँ, लेट में जुड़ूँ। नहीं, आप जितना समय देख रहे हैं उतना टाइम ही तुरंत जोड़ जाइए, ताकि जो शिक्षक भर्ती में इस बार आपका चयन रोकने से कोई ना रोक पाए। ठीक है, चयन होने से कोई ना रोक पाए। चलिए, बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। जैसा पैटर्न बनाता है उसी पैटर्न में 91 से हम लोग क्वेश्चन लिए। थोड़ा छोटा दिखे है क्योंकि आपको बताया था ये वाला टाइपिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा लॉन्ग वाला है, तो आपको ध्यान से सुनना है। छोटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन करेंगे। आ जाइए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए सभी लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन कवर हो पाए। 60 क्वेश्चन का सेट कर लेते हैं, जैसा पैटर्न में आता है उसी पैटर्न में। 91 क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, महापद्मनन ने। चलिए जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, उदयन, या उदयन भी बोलते हैं, उदयन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जो सीधा शादी करके 2-3 राज्यों से इधर उधर शादी करके वैवाहिक संबंध बना के अपने राज्यों की स्थिरता प्रदान की, ताकि कोई हमला ना करे, मैं स्थिर रहूं, मेरे चारों तरफ मेरे परिचित वाले हों जो मेरा खुद की रक्षा करे। तो ऐसा कौन शासक था जिसने वैवाहिक संबंध के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? जल्दी बताएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बिंबिसार। चलिए 93, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किससे जाता है, किस शासक को जाता है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? जल्दी बताएंगे। भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है। उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मनन। तो किसने अवंती को मगध में मिलाया था? पता है क्या किसने मिलाया था? जल्दी बताएंगे। तो ये ऑप्शन सी, शिशुनाग। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। 94, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगीर, चंपा, पाटलिपुत्र। जल्दी बताएंगे, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोग भी नए होंगे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, मैराथन क्लास हो, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लोग क्लास हो आपको मिल जाए, कोई भी क्लास ना छूटे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा है? जो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया था? गणानंद को, महापद्मनन को, अजातशत्रु को, सिकंदर को। जल्दी बताएंगे 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो किसको बोला जाता था? महापद्मनन को बोला जाता था क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, सर्वछत्रांतक। अगला क्वेश्चन 96, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्मनन, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, राष्ट्रपाल। देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने का कोशिश किए हैं। ठीक है,
चलिए जल्दी बताएंगे, सिकंदर के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? जल्दी बताएंगे, आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। सिकंदर के आक्रमण से मगध का शासक कौन था? घनानंद था। 97, सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन का, मकदूनिया का, ईरान का, चीन का? चलिए जल्दी बताएंगे, सिकंदर कहाँ का शासक था? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर बी, मकदूनिया का शासक था, याद रखेंगे। 98, सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईस्वी का, किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। तो सिकंदर और पोरस के बीच 326 युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वितस्तता या झेलम के युद्ध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैप्टन एडमंड, कैप्टन स्मिथ, कैप्टन एगन्यू, कैप्टन इलियट? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जल्दी बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबसे पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो कैप्टन इलियट था। ठीक है, कैप्टन इलियट, ध्यान दे दें, कैप्टन इलियट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, भैयाथान परियोजना किस जिले में है? भैयाथान बताइएगा, जल्दी फास्ट करेंगे। भैयाथान परियोजना किस जिले में है? जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भैयाथान परियोजना किस जिले में है? कोरिया, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़? तो आपको पता है कि भैयाथान कहाँ है? तो सूरजपुर में है, लेकिन जो परियोजना है किसके निकट है? सरगुजा के निकट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सरगुजा। अंबिकापुर के निकट है भैयाथान पावर प्रोजेक्ट करके है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीस राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा? तो कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 11 है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किसके बीच बड़े राजमार्ग पर स्थित है और उत्तर व दक्षिण से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है? किस राजमार्ग की बात किया है तथा किससे अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, ये वो पूछा गया। ऑप्शन नंबर पहला है मुंबई और लखनऊ, दूसरा है मुंबई एवं कोलकाता, मुंबई रायपुर, इनमें से कोई नहीं। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और कोलकाता, याद रखेंगे। मुंबई कोलकाता राजमार्ग पर स्थित है छत्तीसगढ़, दक्षिण और उत्तर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए 103 नंबर, छत्तीसगढ़ में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले मंदराजी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपको पता है कि जो राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मंदराजी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और 2024 में, अभी 24 में तो नहीं मिला है, 2023 में प्राप्तकर्ता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 103 नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो मंदराजी सम्मान किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिएगा, तो इसका आंसर तो देखिएगा, इसका ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको छोड़ दीजिएगा। 103 नंबर इसको कमेंट करेंगे आप लोग। मंदराजी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, इसको खोजेंगे आप लोग और कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोगों का होमवर्क है 103 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कमेंट करना है कमेंट में। ठीक है, चलिए 104 नंबर देखते हैं। किस भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य सम्मान दिया जाता है? किस भाषा में? हिंदी, संस्कृत, हल्बी, छत्तीसगढ़? तो आप सभी को पता है भाई हम लोग का क्या है, अब यहाँ हमारा क्या चलता है, छत्तीसगढ़ भाषा तो होता नहीं, छत्तीसगढ़ी रहता है, एक बार सोचते हैं। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ क्या चलता है? ऑप्शन नंबर सी हल्बी चलता है। तो हल्बी में जो अच्छा उत्कृष्ट कार्य करता है उसके छत्तीस शासन द्वारा भी सम्मान दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना आपको कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये सारे कथन आपके सत्य है। ठीक है, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। चंद्रगुप्त के समय में ही सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय जैन धर्म की दीक्षा ली, श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को, कुषाण को? तो अमित्रोचेटस किसे कहा है? जल्दी बताएंगे 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
तो आप सभी को पता है मित्रोचेटस किसको बोलते हैं, बिंदुसार को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और अमित्र घाट अशोक को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मित्रोचेटस, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार को। 107 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर 269 ईसा पूर्व को, 261 ईसा पूर्व को, 259 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। जल्दी बताएंगे कलिंग पर आक्रमण कब किया था मौर्य शासक अशोक ने। 107 नंबर क्वेश्चन का जल्दी आंसर करेंगे। बिल्कुल 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 261। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, 261 ईसा पूर्व को। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, पाट्रेटी, फैंटेलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, जेम्स प्रिंसेट। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये आपको पता है, जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा था ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। आपको पता है ना 14 शिलालेख मिला था, तो किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, जल्दी बताएंगे। तो कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर ए 90वें शिलालेख में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध साक्य एवं अशोक नाम मिलता है। अहरौला, मास्की, एरगुंडी, सहस्राम। तो बुद्ध साक्य और अशोक ये दोनों नाम मिलता है आपका अशोक का किस शिलालेख में, बताएंगे। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मास्की। मास्की जो शिलालेख है अशोक का, उसमें अशोक का नाम बुद्ध साक्य और अशोक मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, अशोक का कौन सा विलेख दो भाषाओं में ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है। सरेकुना, बाजगढ़ी, कालसी, रुम्मिन देई। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरेकुना। अशोक का कौन सा विलेख दो भाषाओं में है, तो सरेकुना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सरेकुना जो विलेख है अशोक का, वो दो भाषा में ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है। 112, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। जल्दी बताएंगे सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। आप डेली प्रैक्टिस सेट देखिए, आप कुछ भी पढ़े, जितना भी पढ़े आप दिन भर में लेकर प्रैक्टिस सेट देख लिया करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही ज़्यादा बेनिफिट आपका दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है, लगभग कम से कम 10,000 क्वेश्चनों का टारगेट रखिए। सीजी टेट से पहले आपका 10,000 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, शिक्षक भर्ती से पहले, सीजी टेट से पहले ऐसा टारगेट बनाया करें। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। क्वेश्चन से ही रिवीजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो आपको कोशिश करता है, दिमाग खोजने लगता है कि मैं क्या पढ़ा था। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी। 113, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। ये पढ़े हुए हैं, बताइए जल्दी। 4, 5, 6, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया है। 114, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुषाण। धम्म का प्रतिपादन किसने किया था, एकदम इजी क्वेश्चन है, अशोक ने किया था, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी चलेगा। 115 नंबर क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है असत्य। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे कौन सा असत्य है। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा असत्य है, तो ये सभी सही है, कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। पता है अशोक के 2 बेटे थे, महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को भेजे थे श्रीलंका। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। धम्म की परिभाषा राहुलोवादसूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ में ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। देखिए हर चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको साथ ही साथ ये भी पता चले कि हमको किस लेवल पे पढ़ाई करना है। ठीक है, इसीलिए पूरा उसी पैटर्न में उसी क्वेश्चन नंबर के साथ लिए जैसा आपका पेपर में आता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। जापान, इक्वेडोर, कोस्टारिका
और आपका चौथा ऑप्शन है पेरू। जल्दी बताएंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो कहाँ है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? इक्वेडोर में है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है, इक्वेडोर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 करेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर करेंगे भैया। चलिएगा, जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करेंगे और लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बैक टू बैक आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, सभी को रिवीजन करके जाना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन के उद्देश्य से ही आपको बार बार करवाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी का, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये बताना है। ज्वालामुखी और कहाँ वो मिलता है वो बताना है आपको। तो इतना आपका कहाँ मिलता है? इटली में मिलता है क्या? फ्यूजियामा ये जापान में, पोपा ये म्यांमार में, काकाटोआ ये मलेशिया में। तो बताना है आपको ये ज्वालामुखी में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, काकाटोआ। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित है। चलेगा, तो बाकी को याद कर लीजिए आप। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119। रॉकीज, एडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो बताना है जो रॉकीज पर्वत है, एडीज पर्वत है, एटलस है, आल्पस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, अवशिष्ट, ब्लॉक, ज्वालामुखी। तो आपको बताना है किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत ये सब आते हैं। जल्दी बताएंगे आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तो आपको पता है ये वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120 करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तिब्बत में। तो आपको बताना है जो माउंट एवरेस्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वो कहाँ स्थित है। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? तो नेपाल में है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन। लोयस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत, पवनकृत। तो बताना है जो लोयस का पठार है। चलेगा, जल्दी बताएंगे। 121 नंबर क्वेश्चन। लोयस का पठार कैसा है? हिमानीकृत है, जलकृत है, नदीकृत है, पवनकृत है। तो 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जो लोयस का पठार है वो क्या है? वो आपका पवनकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है पूरे विश्व का। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, बोलिविया का पठार। तो बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पूरे विश्व का पूछा है। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत का पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसे माउंट एवरेस्ट आता है ना। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आदर्श ग्राम योजना किन गांवों से संबंधित है? इचकेला, दुगाली, कुल्हारी घाट ये सभी। तो आदर्श ग्राम योजना किस ग्रामों से संबंधित है? जल्दी बताएंगे। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आदर्श ग्राम योजना किस गांव से संबंधित? ऑप्शन नंबर सी, कुल्हाड़ी घाट से। याद रखेंगे, आदर्श ग्राम योजना किस ग्राम से संबंधित है? तो कुल्हाड़ी घाट से। ठीक है, चलेगा। 124 नंबर देखेंगे। ई सेवा योजना का प्रारंभ किया गया 2001 से, 2002 से, 2003 से, 2005 से। ई सेवा योजना का प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, जल्दी आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2003। ई सेवा योजना का जो प्रारंभ है कब किया गया? तो 2003 में किया गया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125। सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु छत्तीस शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सहकारिता क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देते हैं? डॉक्टर खूबचंद बघेल,
डॉक्टर भौर सिंह पोते, डॉक्टर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, दानवीर भामाशाह पुरस्कार। जल्दी बताएंगे सहकारिता क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर करेंगे तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है सहकारिता क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 126 गुंडाटूर सम्मान किस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है। देखिए सम्मान वाला अच्छे से पढ़िएगा, उसका विषय आपको याद होना चाहिए और प्रथम प्राप्तकर्ता 2023 में किसने प्राप्त किया है। गुंडाटूर सम्मान किस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है, जल्दी बताएंगे। गुंडाटूर उत्कृष्ट गायन, उत्कृष्ट खेल, उत्कृष्ट चित्रकारी, उत्कृष्ट लेखन। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो गुंडाटूर सम्मान आपका उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। एरमन बेस्टियन, बशीर अहमद कुरैशी, लेजली क्लाडियस, सुरेश कुमार श्रीवास्तव। किसने हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था ये बताना है। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी एक और 3 एरमन और बेस्टियन और लेजेली क्लाउडियस। नाम देखेंगे, उच्चारण देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी और खेल से सुमेलित नहीं है बोला है। जहाँ निगेटिव दिखता आप गोला घेर दिया करें। राजेंद्र प्रसाद बॉक्सिंग से संबंधित हैं, अखिलेश तोमर वॉलीबॉल, प्रभा नायर हैंडबॉल और राजेश दबे ये आपके क्रिकेट। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सुमेलित नहीं है। अखिलेश तोमर वॉलीबॉल नहीं है, बाकी ये तीनों से सही है, इसको याद कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद बॉक्सिंग है, प्रभा नायर हैंडबॉल है, राजेश दबे क्रिकेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। आपको बताना है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, जल्दी बताएंगे। तो समुद्री जल में ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। सबसे लवणीय सागर कौन सा है। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। जल्दी आंसर करेंगे सबसे लवणीय सागर कौन सा है। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो सबसे लवणीय सागर कौन है। ऑप्शन नंबर डी मृत सागर को बोला जाता है सबसे लवणीय सागर। चलिए अगला क्वेश्चन 131 पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। पाक जल संधि जो डमरू मंडल है, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। जल्दी बताएंगे पाक जल संधि किसको अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर करेंगे सेम उसी पैटर्न में जैसा आपका CGTET शिक्षक भर्ती में आता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती में आपका ये 20 नंबर सामान्य अध्ययन, 10 नंबर सामान्य ज्ञान, 30 नंबर वेटेज है और CGTET में तो बम्पर 60 नंबर का वेटेज है। ये उसी पैटर्न में लेके आए जैसे आपका वो पेपर में दिखेगा। ठीक है, चलिए बताएंगे 131 का आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। 132 भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। डेविस, मलक्का, बॉस, जिब्राल्टर। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, जल्दी बताएंगे। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर। याद रखेंगे भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। भूमध्य एवं लाल सागर, प्रशांत और हिंद महासागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक एवं हिंद महासागर। तो बताना है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। जो पनामा नहर है जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 जो पनामा नहर है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 134 स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है। भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है स्वेज नहर किसको जोड़ती है। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो किसको जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर को लाल सागर से। याद रखेंगे सफ़ेद है स्वेज है लेकिन ये किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलेगा आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो। अब ज़्यादा समय नहीं है तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतने बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर
135 कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कील, याद रखेंगे, इसका यही सही आंसर है। डायरेक्ट आपको आंसर बताया, ऑप्शन नंबर ए कील। चलिएगा अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो पंचायती राज संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, जल्दी बताएंगे। तो आप सभी पता है 11वीं अनुसूची में रखा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं सभी को। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। किस अनुच्छेद में बोला गया है? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं आप एक बार चेक कर लीजिए आप चैनल का सब्सक्राइब है कि नहीं, ताकि आपको जो भी क्लास अपलोड हो, जो भी मैराथन क्लास हो, प्रैक्टिस सेट हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, पूरी कोशिश है कि इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले आपको पेपर में। ऐसा हम लोग का प्रैक्टिस से मैराथन क्लास बनाने का उद्देश्य रहता है। मैं आपको बोला था मार्केट में जितना भी ये प्रैक्टिस है सबको मैं ले लाऊंगा, उसमें फिल्टर कर करके आपको करवाऊंगा, ताकि आपको मार्केट से और ज़्यादा खरीद के इधर उधर परेशान होना ना पड़े। सही समय में सही चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अनुच्छेद 1 में बोला गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बोला गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात बोल रहा है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 51। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस में कहा गया है? 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो किस में गया? ऑप्शन नंबर 51 अनुच्छेद 51 में बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 109, 110, 123, 124। ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं पता फिर आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है। तो अनुच्छेद किसमें है? तो 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में या जो जब भी सदन खुलता है उसमें पास होना इंपॉर्टेंट रहता है। पास हो गया तो कानून बन जाता है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो लोक सेवा आयोग जल्दी बताएंगे, हर राज्यों का रहता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो किसमें है लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए? 310, 312, 314, 315। 140 का सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 315। याद रखेंगे 315 अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आपका क्वेश्चन अगला 141, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? जल्दी बताएंगे। आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। कौन किसी भी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? आपको पता है संसद। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 142, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है 1953 में जो गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, KM मुंशी। तो आपको बताना है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आपको पता है कि फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था 1953 में। फिर इन्होंने अगला अपना रिपोर्ट इसी के तहत मध्य प्रदेश अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश बना था, बहुत से राज्य फिर बने थे। चलिए 143, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1947 में, 1952 में, 1953 में, 1956 में। तो भाषाई आधार पर इन्होंने ही बोला था, जो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उन्होंने ही बोला था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो कब किए थे? जल्दी से बताएंगे। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 1953 में। याद रखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1953 में। चलिएगा 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य क्या था? तो आपको जैसे पता है तीनों देखिए एक ही साथ मिल के क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। किसके अध्यक्षता में बना? फजल अली की अध्यक्षता में। सबसे पहला भाषाई आधार पुनर्गठन कब किया गया? 1953 में। कौन से राज्य को किया गया, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसको किया था? आंध्र प्रदेश को सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1956, 1959, 1955, 1958।
तो आपको बनाना है जो पांडिचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया था। जल्दी आंसर करेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो किसको कब किया था? तो 1959 में, 1959 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल देसी उत्पाद। जल्दी बताएंगे राष्ट्रीय आय क्या है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो राष्ट्रीय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तृतीयक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब व्यापार उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि। तो भारत में बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? के.एन. राज ने, के.एम. मुंशी ने, आर.सी. दत्त ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? जल्दी बताएंगे। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी ने। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में? भारत की बोला तो फिर वही आएगा, कृषि, सेवा, उद्योग और स्थापना। अभी बताया मैं आपको। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान बोलेगा तो तृतीयक क्षेत्र बोले या सेवा बोले, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का विवरण पत्र, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया विजन 2020 क्या है? जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका 2-3 काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है, इसको शेयर कर दीजिएगा और अगला प्रैक्टिस है जो आएगा उसको कंटिन्यू देखना है। ठीक है, चलेगा। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, लगातार आपके क्लासेस हो रहे हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। यकीन मानिए, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, आंसर लेने का टेक्निक आपके दिमाग में सेव होगा। तो इंडिया विजन 2020 क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य तैयार किया गया दृष्टि पत्र था। ठीक है, तो ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए ये बताइएगा। पूरा उसी पैटर्न में हम लोग ने इसको कवर किया, इस प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था सामाजिक अध्ययन का। आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, सामाजिक अध्ययन आपके शिक्षक भर्ती में 20 नंबर प्लस सामान्य ज्ञान 10 नंबर का 30 नंबर कवर करेगा। CGTET में आपका 60 नंबर कवर करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लास को देखना आपका। साथ ही साथ आपका सहायक शिक्षक वाले में भी पेपर 1 सहायक शिक्षक क्लास में भी आपका ये सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 10 नंबर में कवर करेगा। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक हमारे सहायक शिक्षक छात्रा टॉपिक वाइज टारगेट एससी से नहीं जुड़े, जल्दी जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61। यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको एक लास्ट में संतुष्टि मिलेगा हमारे बैच से। अभी तक एक भी बंदा असंतुष्ट नहीं हुआ है। पिछले बार 2500 स्टूडेंट है, 2500 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार मेहनत किए। लगभग 200 प्लस लोगों का चयन हम लोग ने दिया है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करा देते हैं, आपका दिमाग और लेवल पेपर के अनुरूप आ जाता है। तो आज भी कोई समय नहीं हुआ, जब भी आप क्लास देख रहे हैं, कितना भी लेट देख रहे हैं, आप उसी दिन ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका पूरा कवर करा देते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं छूटता। ठीक है, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर वही रहेगा, चाहे आज ज्वाइन करें चाहे लास्ट डे ज्वाइन करें, अभी वही चला रहे हैं। 699 799 1299 कॉम्बो बेंच 1299 लीजिए, चाहे किसी का भी तैयारी करें। ठीक है, चलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टेटस में। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। बने रहिएगा, स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं।